होना चाहिए तो बिल्कुल होना चाहिए, उसके मैं समर्थन में हूँ। इसके साथ साथ एक और बात बताना चाहता हूँ, ये समाज को बेवकूफ बनाने का तरीका है, समाज को लड़ाने बांटने का तरीका है। जहां तक जनगणना का सवाल है, तो दलितों की जनगणना स्वतंत्रता के बाद से हो रहा है, वो सारी संख्या अवेलेबल है, तो उससे क्या दलितों की स्थिति सुधर गई है? पूरे बिहार के लोगों की जनगणना तो होती है, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में आपको हमको पता है, तो आपको कौन रोक रहा है कि बिहार के लोगों की, गरीब जनता की आप मदद करके उनकी स्थिति को बेहतर बना दीजिए? आपको कौन रोक रहा है कि दलितों की, महादलितों की स्थिति को आप बेहतर बना दीजिए? सिर्फ जनगणना हो जाने से या सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर लेने से लोगों की स्थिति नहीं सुधरेगी। लोगों की स्थिति तब सुधरेगी जब उस जानकारी पर आप ईमानदारी से कुछ बेहतर प्रयास करेंगे। ये तो वोट लेने के लिए, समाज को बांटने के लिए अगड़ा पिछड़ा जाति के आधार पर उन्माद खड़ा करके वोट लेने का की तैयारी है, और कुछ नहीं है। उनको भी मालूम है कि इससे कुछ नहीं निकलने वाला है। ये समाज को की आंख में सीधे सीधे धूल झोंक रहे हैं। आपने कहीं बयान सुना कि उन्होंने कहा कि इसका कोई वैधानिक आधार ही नहीं है? भाई आधार राज्य सरकार के अधिकार में ही ये चीज नहीं है। आप देखते हैं यहाँ जातियों के वोट लेने के लिए सरकारें रिकमेंड कर देती है कैटेगरी चेंज। लोहार समाज का आपने एग्जाम्पल सुना होगा, उनको एसटी बना दिया गया, केंद्र सरकार ने उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि राज्य सरकार को अधिकार में ही नहीं है। जितने बच्चे एसटी के तौर पर बहाल भी हो गए, उनकी नौकरी चली गई। उस समाज के लोगों से जाकर आप बात कीजिए। इसी तरीके से नोनियापीठ समाज को इन्होंने कह दिया कि हम एसटी बना रहे हैं, वोट ले लिया, और आज तक उनको अधिकार नहीं मिला। ये तो वोट लेने के लिए जातियों की कैटेगरी को चेंज करना, ये नीतीश मॉडल का हिस्सा है। सर बिहार की समस्या है रोजगार के लेकर, हमेशा बिहार के लोगों के साथ शोषण होता है, सर इस पे क्या कहना चाहिए? मेरे भाई, रोजगार कैसे मिलेगा? आपके पास शिक्षा है नहीं, आपके पास खेती किसानी करके आगे बढ़ने का कोई उपाय है नहीं, क्योंकि खेती यहाँ करके खेती लोग रोजगार के लिए नहीं करते, पेट भरने के लिए करते हैं। और तीसरा, कोई उद्योग, कोई व्यापार करने के लिए जो पूंजी चाहिए वो यहाँ है नहीं। तो रोजगार के या तरक्की के या गरीबी से निकलने के जो तीनों दरवाजे हैं, शिक्षा, कृषि और व्यापार, ये तीनों दरवाजे लोगों के लिए बंद हैं। जब ये तीनों चीज बंद रहेगा तो आपको मजदूरी ही करना पड़ेगा। जब यहाँ कोई उद्योग है नहीं तो कैसे आपको रोजगार मिलेगा? जब यहाँ कृषि ऐसी है नहीं जिससे रोजगार के तौर पर देखा जाए, तो आपको कैसे रोजगार मिलेगा? और शिक्षा व्यवस्था ऐसी है नहीं जिसको पढ़ लिख कर आपको नौकरी मिल जाए। कांग्रेस की भारत यात्रा को आप कैसे देखते हैं सर? क्या वाकई कांग्रेस की भारत यात्रा को आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई एक सेकंड सर, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई भारत टूटा हुआ है जिसे जोड़ने की जरूरत है? भैया, ये मेरा विषय नहीं है जी। वो हर राजनीतिक दल को, हर समाज के हर वर्ग को अपने नजरिए से प्रयास, राजनीतिक सामाजिक प्रयास करने का अधिकार है। मैं अपने नजरिए से बिहार में ये काम कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी की सोच है, वो भारत जोड़ो यात्रा करना चाहते तो कर रहे हैं, मैं उसमें क्या टिप्पणी कर सकता हूँ? मेरा ये स्वभाव नहीं है कि जिस विषय से मैं न जुड़ा हूँ उस पर टीका टिप्पणी करूँ। आपने देखा होगा 2017 के बाद मैं बिहार में जब नहीं था तो मैंने बिहार के किसी भी विषय पर कभी भी कोई टीका टिप्पणी नहीं की है। अब जब मैं बिहार में रहता हूँ, 24/7 घर परिवार सब छोड़कर यहीं पर रह रहे हैं, बिहार के समाज में रह रहे हैं, तो मैं बिहार के विषयों पर बोलना चाहता हूँ, ना कि कश्मीर और केरल के विषय में। जब मैं बिहार में नहीं था, देश के विषयों से मेरा सरोकार था या उन विषयों से मैं जुड़ा हुआ था, तो हर दिन देश में मीडिया में मेरे से बात होती थी और देश के विषयों पर मैं चर्चा भी करता था, राजनीतिक सामाजिक विषयों पर बोलता भी था। बिहार में चल रही अब ये तो आप बताइएगा कितना समाधान मिलेगा भाई। 17 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद अगर नीतीश कुमार को लग रहा है कि समाधान करने की कुछ जरूरत है तो ये अच्छी बात है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। कम से कम उनको जरूरत महसूस होगी। लेकिन समाधान यात्रा जो आप लोग कह रहे हैं या वो खुद दावा कर रहे हैं, यात्रा का डिक्शनरी मीनिंग जाकर समझ लीजिए। यात्रा का मतलब अपने बंगले से निकलकर आकर सदन में, परिसदन में बैठ के, सर्किट हाउस में बैठ के 4 अफसरों के साथ बैठ के परिचर्चा करना यात्रा कैसे हो गया, किस डेफिनेशन से हो गया, ये कौन सा नया डेफिनेशन बना दिया है। इस तरह की 14 यात्रा वो कर चुके हैं। अब उनकी यात्रा की एफिशिएंसी समझिए कितना पेश है। नीतीश कुमार जी पश्चिम चंपारण की के सारे विषयों का समाधान उन्होंने 4 घंटे में कर दिया अपनी यात्रा में, परिसदन में बैठ के कुछ अधिकारियों से चर्चा करके। पूर्वी चंपारण में उन्होंने 15 मिनट स्टॉप ओवर में पूरे पूर्वी चंपारण का समाधान कर दिया। गोपालगंज जिस जिले में आप बैठे हैं यहाँ वो आए ही नहीं।
तो कौन सी यात्रा कर रहे हैं और कितने बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, तो आप लोगों से जाकर पूछिए। मैंने खुले में ये चुनौती दी है प्रेस के माध्यम से, ये यात्रा जो है, जो अधिकारियों से और अपने सुरक्षा बलों के घेरे में रहकर घूमना और कुछ बात करना, इसका कोई मतलब है? अगर उनमें दम है तो किसी पंचायत में बिहार के अपने चल कर दिखा दे। आप देख रहे हैं कि इतनी सुरक्षा व्यवस्था है, इतना तामझाम है, इसके बावजूद हर दिन कोई काला झंडा दिखाता है, कोई हल्ला मचाता है, कोई कुर्सी फेंक रहा है, कोई पत्थर फेंक रहा है। ये उनके हालात हैं। आप एक दिन बिना सुरक्षा के चल के किसी एक पंचायत में चल के दिखा दीजिए, मैं तो खुली चुनौती दे रहा हूँ, आपकी यात्रा मान लूंगा मैं। सर, काला झंडा दिखाने वाला लड़का किसी जिले से था, तो उसकी 2 मांग थी कि गोपालगंज में यूनिवर्सिटी हो और छपरा में जितने लोग शराब से मरे उनसे नीतीश कुमार मिले। तो उसको भाई आपने जो खुद कहा, इसमें कौन सी गलत मांग उस लड़के ने की है? फिर उसको लेकिन अभी तक जेल में रखा ही जाएगा। तो भाई ये लोकतंत्र है, मैं तो वही कह रहा हूँ। आप यात्रा कह के ये तो आप समाज को शर्मसार कर रहे हैं। यहाँ के पढ़े लिखे लोग या समझदार लोगों की विद्वता को आप लोग मजाक उड़ा रहे हैं। किस तरह की यात्रा है भैया? आप हेलीकॉप्टर से आए, परिसदन में बैठे और अपने 4 अफसरों को और 3 चाटुकार मंत्रियों को अगल बगल बैठाया और आपकी यात्रा पूरी हो गई। बढ़िया खाना खाया, 2-4 लोगों से मिले, हो गया समाधान, हो गई यात्रा पूरी। और किसी ने अगर कोई बात उठा दी, जिस लड़के की आप बात कह रहे हैं, तो 2 बात, चाहे वो यूनिवर्सिटी की हो या छपरा में लोगों से मिलने की बात हो, ये तो कोई भी जिसका कोई भी सेट माइंड का आदमी वो कहेगा कि ये करना चाहिए। राज्य के मुखिया के तौर पर ये देखिए कितने शर्म की बात है। राज्य की मुखिया के तौर पर 70 परिवारों के लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। मान लीजिए कि एक बार को उनकी गलती थी, तो भी राज्य के मुखिया के तौर पर आपको अफसोस जाहिर करना चाहिए, उनको सांत्वना देनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। बजाय उसके आप हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, मैं इसका प्रचार करूंगा। ये उनका अहंकार और विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाली जो बात है, उसको चरितार्थ करने वाली मानसिकता को दिखाता है। सर, एक मुख्यमंत्री होकर उनसे कोई पत्रकार जब सवाल पूछता है तो वो बोलते हैं कि हमको इस बारे में पता नहीं है। जब भी कोई सवाल उठा है तो यही बोलते हैं कि हमको पता नहीं है। अगले चुनाव में जनता भी ये कहेगी कि हमको पता नहीं है कि नीतीश कुमार है कौन। सर, बिहार में भज यात्रा के बारे में हम उद्देश्य के बारे में बताते सर, क्या उद्देश्य के तौर पर, पीसी के तौर पर लिया जा रहा है। और ये पैसा लेने में जनप्रतिनिधि, ऑफिसर, इंक्लूडिंग विधायक शामिल है, सबका हिस्सा है। एक प्रखंड में 15,000 से 25,000 क्विंटल अनाज आता है और हर क्विंटल पर 40 रुपए की दर से पीसी काटा जाता है, जो कि ये सारे जनप्रतिनिधियों और अफसरों के बीच में बांटा जाता है। तो ये हालात हैं कि भाजपा की सरकार एक और गरीब कल्याण योजना के नाम पर अपना पीठ थपथपा रही है और उनके विधायक और जनप्रतिनिधि यहाँ उसी में कमीशन ले रहे हैं। दूसरी जो बड़ी योजना जो केंद्र सरकार की है वो आवास की योजना है। स्वाभाविक तौर पर जब हम लोग गांव में जाते हैं तो एक बड़ी मांग रहती है घर की। जहां तक कभी मुझे लाभार्थियों से मिलने का, स्थानीय लोगों से मिलने का अवसर मिला है, ज्यादातर लोग वो इंदिरा आवास के बेनिफिशियरी हैं, वो उनको 20,000 रुपए मिला है जो पुरानी व्यवस्था थी। अभी जो नई व्यवस्था है प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके लाभार्थी बहुत कम संख्या में है, जिसमें 1,40,000 रुपए मिलने की बात है। और 1,40,000 रुपए जो मिल रहा है उसमें 25,000 से 40,000 रुपए तक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है। जहां पर जनप्रतिनिधि चोरी कर रहे हैं वहां पर 35 से 40,000 रुपए, जहां जनप्रतिनिधि थोड़े ईमानदार हैं वहां पर 20 से 25,000 रुपए। लेकिन जो अफसर हैं वो तो 100% इसमें पैसा ले रहे हैं। कोई भी अभी तक ऐसा इंदिरा आवास का, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभार्थी नहीं मिला जिसने ये बताया हो कि बिना पैसे के उसको इंदिरा आवास योजना का लाभ मिला या प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला हो। उसकी पूरी व्यवस्था लोगों ने बताई है। कई जो हम लोगों ने वीडियो भी रिकॉर्ड किया है कि नाम लिखे जाने पर 1,000 रुपया, आगे नाम बढ़ाए जाने पर 2,000 रुपए, एक पूरी एक व्यवस्था बनी हुई है। हर किस्त में किसको कितना पैसा मिलना है, इसका एक पूरा व्यवस्था बढ़िया बना हुआ है। तीसरी एक जो बड़ी योजना सरकार की चल रही है या ODF, स्वच्छ भारत अभियान, जिसके तहत शौचालयों का बनना था, शौचालयों को बनाया जाना था, दोनों चंपारण और शिवहर में। और अभी जो मैं 5 दिन गोपालगंज में चला हूँ, इसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ODF जो है ये आधे से ज्यादा जगह पर पेपर पर ही है। गांव में खुले में शौच आज भी सच्चाई है। जब हम लोग पैदल चल रहे हैं, गांव से निकलते हैं तो दोनों ओर खुले में शौच है। और लोग बताते हैं कि इस पूरी योजना में
2000 से 6000 रुपए तक अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को दिया गया है और लाभार्थियों को 12000 रुपए रिलीज किया गया है। न किसी ने शौचालय बनाने की चिंता की, ना उसके उपयोग की बात कही गई है। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ओडीएफ का जो चर्चा हो रही है, जो बात हो रही है, ज्यादातर पेपर पर ही है। एक और योजना जिसको लेकर मैं खुद हतप्रभ हूँ, थोड़ा आश्चर्यचकित हूँ, वो है मनरेगा की। क्योंकि मेरी एक सोच थी कि बिहार में इतने बड़े पैमाने पर लोग भूमिहीन हैं, गरीब हैं, बाहर मजदूरी करने के लिए जाते हैं, तो मैं जब जमीन पर जाऊंगा तो मुझे मनरेगा का काम दिखेगा। लेकिन जब मैं जमीन पर गया हूं तो मुझे अभी तक मनरेगा के तहत काम करते हुए मजदूर कहीं नहीं मिले। कहीं मनरेगा का कोई काम होता हुआ मुझे दिखा नहीं। कुछ लोग कहीं बताते हैं कि ये पेड़ लगाया गया है मनरेगा के अंदर, लेकिन काम करते हुए एक्टिव तौर पर मनरेगा कहीं नहीं दिखा। एक तरीके से इतनी बड़े स्कीम को, इतने बड़ी योजना को बिहार सरकार के पदाधिकारियों ने भुला ही दिया है। अगर इसको आंकड़ों में देखेंगे तो बिहार में मनरेगा का यूटिलाइजेशन करीब 39-40% है। मतलब अगर 10,000 करोड़ रुपया केंद्र से हम लोग को मिल सकता था मनरेगा के तहत, तो बिहार सरकार 4,000 करोड़ रुपया ही ले रही है। 6,000 करोड़ रुपया तो हम लोग सरेंडर कर रहे हैं हर साल, और जो 4,000 करोड़ रुपया आ रहा है उसमें 40% पीसी है मनरेगा में। तो इफेक्टिवली जो बिहार की जनता का, जो भूमिहीन है, किसान है या मजदूर है, जिसके लिए ये योजना है, हर साल बिहार के मजदूरों को, भूमिहीनों को 10 से 12,000 करोड़ रुपया मनरेगा के तहत मिलना चाहिए था, या उसका लाभ मिलना चाहिए था। उसके बदले में इफेक्टिवली उनको 2,400-2,500 करोड़ रुपया ही मिल रहा है। मतलब 2/3 पैसा या तो आ ही नहीं रहा है, या आ रहा है तो लूट हो जा रही है। ये आश्चर्यजनक है, क्योंकि जब इतनी बड़ी संख्या में लोग मजदूरी के लिए बाहर जा रहे हैं, मनरेगा को ना सरकार की प्राथमिकता में है, ना जमीन पर वो कहीं दिख रहा है। इसके अलावा दो जो बड़ी योजनाएं हैं जो राज्य सरकार की है, जिसकी चर्चा हर जगह होती है, एक तो नल जल योजना है। नल जल योजना वो पश्चिमी चंपारण में सबसे बुरे हालत में दिखा। पूर्वी चंपारण में स्थिति थोड़ी बेहतर दिखी, शिवहर में उतना ही खराब है। गोपालगंज में अभी तक जो मैंने देखा है, स्थिति कमोबेश वही है जो दूसरे जिलों में है। 2/3, अगर मैं सब जिलों को, चारों जिलों को मिलाकर बोलूं तो 2/3 से ज्यादा नल जल योजना चालू नहीं है, या वो सुचारू तरीके से चल नहीं रही है। पूर्वी चंपारण में ये आंकड़ा मैं 30% रखूंगा, 30% नल जल योजना चल रही है। पश्चिम चंपारण में हम लोग के आकलन के हिसाब से 10% से कम नल जल योजना चल रही है। शिवहर में 10% से कम है, और गोपालगंज में जो मैंने अभी तक देखा है, यहाँ पर भी 10 में 7 योजना काम नहीं कर रही है। तो अभी आगे मैं जब गोपालगंज घूमूंगा तो गोपालगंज के पूरे जिले की स्थिति बता पाऊंगा। लेकिन ये योजना एटलीस्ट जनता की नजर में पूरी तरीके से विफल है, जमीन पर लागू नहीं है। दूसरी एक जो बड़ी योजना है, जिसकी चर्चा थोड़ा आप लोग भी कम करते हैं, वो नलियों गलियों के पक्कीकरण की बात है। 7 निश्चय योजना में सबसे बड़ी योजना नल जल नहीं थी, वो नली गली का पक्कीकरण था। उसके लिए उस समय अनुमान था कि 5 वर्ष में 80,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ताकि बिहार के सारे गलियों का और नलियों का पक्कीकरण किया जाए। घरों से नालियां निकालकर एक बड़ा नाला बनाया जाए, और उस नाले से पानी को लाकर उसके निस्तारण की व्यवस्था की जाए, और गलियों का साथ में पक्कीकरण हो। मैं जितना अभी तक घुमा हूं, नालियों और गलियों का पक्कीकरण कहीं मुझे दिखा नहीं सुचारू तरीके से। कहीं कहीं गांवों में सड़क के किनारे बड़े नाले बने हुए हैं, जिसमें पानी है नहीं, ना उसमें पानी आता है, ना पानी के निस्तारण की व्यवस्था, उसमें कूड़ा करकट जमा हुआ है। गलियों की स्थिति की तो बात जितनी कम की जाए जितना कम किया जाए वही ठीक है, क्योंकि गलियों की हालत बिल्कुल उस दिशा में कोई काम नहीं हुआ है। इसके अलावा जो 7 निश्चय की दूसरी योजनाएं थी, बेरोजगार बच्चों को 1,000 रुपए मासिक सहायता, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, इन सब चीजों की तो कहीं कोई चर्चा नहीं है। लोग एक तरह से उसको भुला ही चुके हैं। मैं स्वास्थ्य पर कोई चर्चा नहीं कर रहा हूं, आपने ध्यान दिया होगा। उसकी वजह ये नहीं है कि स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है, उसकी वजह ये है कि स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी खराब है कि जिन इलाकों में मैं चल रहा हूं, जिन गाँवों में, जिन पंचायतों में मैं चल रहा हूं, अभी तक मुझे कोई भी सुचारू तरीके से चलने वाला सब सेंटर या ब्लॉक स्तर पर या पंचायत स्तर पर कोई स्वास्थ्य व्यवस्था दिखी नहीं। पूरी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो ग्रामीण चिकित्सकों और प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स पर आधारित है। सरकारी व्यवस्था करीब पूरी तरीके से है ही नहीं, कहीं नीचे नहीं है। मैं अनुमंडल
के अस्पतालों में नहीं गया हूँ, जिले के अस्पताल में नहीं गया हूँ, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जिन गांवों में हम लोग जा रहे हैं, जिन पंचायतों में मैं जा रहा हूँ, वहां पर कहीं पर भी चलता हुआ अस्पताल मुझे नहीं दिखा है। और मैं ये चारों जिलों को मिलाकर बोल रहा हूँ, कोई भी गांव में कोई सब सेंटर जहाँ डॉक्टर बैठा हो, 10, 20, 50 रोगी हो, वहां लोगों को सुविधा मुहैया कराई जा रही है, अभी तक हमको नहीं दिखा है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा सुने जाने वाला शब्द है पदयात्रा के दौरान, वो है अफसरशाही से परेशान लोग, सरकार का कोई भी काम भ्रष्टाचार के बगैर न होना, और सरकार की सारी योजनाओं में पीसी का व्यवस्थित तरीके से काटा जाना। तो 3 जो शब्द हैं, अफसरशाही, भ्रष्टाचार और पीसी, ये बिहार में सबसे ज्यादा सुने जाने वाला शब्द है। नीतीश कुमार की जो सरकार है, इसको लोगों ने एक तरह से अधिकारियों का जंगल राज मान लिया है। बिहार में हमने आपने किसी दौर में लालू जी के सरकार में अपराधियों का जंगल राज देखा है। अब आज जो व्यवस्था चल रही है, इसको आप और हम अगर अधिकारियों का जंगल राज मान लें तो वो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अधिकारियों की मनमानी है। सामान्य जनता की बात तो छोड़ दीजिए, जो जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, जो समाज में प्रबुद्ध और मजबूत लोग हैं, वो भी अधिकारियों से डील करने में, अधिकारियों से निपटने में सक्षम अपने आप को नहीं पाते हैं। दूसरी जो ये बात है कि कोई भी सरकारी काम बिना पैसे के नहीं होगा। चाहे आप ब्लॉक में चले जाइए, थाने में चले जाइए, अस्पताल में चले जाइए, सीओ ऑफिस में चले जाइए, एक तरह से लोगों ने सच्चाई मान ली है कि बिना पैसे, बिना भ्रष्टाचार के काम नहीं होगा। और तीसरी बात जो पीसी है, सरकारी योजनाओं में जो बिहार में दलाली का नया नाम है पीसी, ये शब्द मैं जब 14-15 में आया था तो इतना नहीं सुनता ही नहीं था। अभी लोगों ने एकदम एक तरह से इसको ध्रुव सत्य मान लिया है कि अगर कोई सरकारी योजना है तो उसमें व्यवस्थित तरीके से पीसी काटा जाएगा। और 400 रुपए जो वृद्धावस्था पेंशन मिल रहा है, उसमें भी 20 रुपए पीसी कट रहा है। 5 किलो अनाज जिसको दिया जा रहा है, उसमें भी पीसी कट रहा है 40 रुपए प्रति क्विंटल के दर से। अगर कहीं इंदिरा आवास बन रहा है, उसमें भी पीसी कट रहा है। अगर आप सड़क बना रहे हैं, उसमें भी 40-50% पीसी कट रहा है। मनरेगा का जो पैसा जा रहा है, उसमें भी पीसी कट रहा है। तो ये 3 शब्द सबसे ज्यादा हैं। अंत में मैं अभी तक जो मेरा अनुभव रहा है, समाज के बड़े वर्ग में इस सरकार को लेकर या तो ज्यादातर उदासीनता है या गुस्सा है। ज्यादातर लोगों ने यही बताया कि भाई इस सरकार से तो कुछ होने वाला नहीं है। मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने ये कहा कि देखिए ये सरकार चल रही है, आगे क्या करती है। ज्यादातर लोगों ने ये मान लिया है कि इस सरकार से तो कुछ नहीं होने वाला है। उनमें 2 वर्ग हैं, कुछ लोग जो उदासीन हैं और कुछ लोग बहुत गुस्से में हैं, सरकार से नाराज हैं। तो मोटे तौर पे अभी तक का ये अनुभव रहा है। अगर आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। सर, अभी बिहार सरकार में कुछ बयानों को लेकर बड़ा उथल पुथल मचा हुआ है। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं? भैया देखिए, बयान से पाला बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, जब महागठबंधन ये बना है तभी मैंने कहा है कि नीतीश कुमार जी अपनी सुविधा के अनुसार उन्होंने इस महागठबंधन को बनाया है। नीतीश कुमार जी हमसे मार्च में मिले हैं महागठबंधन के बनाने के बहुत पहले, और उस समय भी उनके मन में एक बात चल रही थी, मेरे से उन्होंने डिटेल चर्चा की है। वो महागठबंधन उन्होंने इसलिए बनाया है कि नीतीश कुमार को भी मालूम है कि 24 का लोकसभा का चुनाव अगर हो जाए और भाजपा को उसमें विजय मिल जाएगी तो सबसे पहले वो नीतीश कुमार को हटाएंगे और मुख्यमंत्री पद का दावा करेंगे, क्योंकि भाजपा बड़ी पार्टी थी। उस चीज को एक तरह से प्रीएम्प्ट करके नीतीश कुमार ने भाजपा का दामन छोड़ के महागठबंधन बना लिया है। अब आगे वो क्या करेंगे वो तो नीतीश कुमार को भी नहीं मालूम है। जहां तक उनकी स्थिति है, मैं रोज कहता हूं और आपके मंच से भी कह दे रहा हूं कैमरे पे, नीतीश कुमार बिहार में महागठबंधन में है, लेकिन हर नजरिए से वो देश में एनडीए के साथ है। उनके पार्टी के एमपी हरिवंश जी एनडीए सरकार की, बीजेपी सरकार के में राज्यसभा में उपसभापति के पद पर हैं। और नीतीश कुमार ने भाजपा से संबंध तोड़ने के बाद ना उनको इस्तीफा देने के लिए कहा है, ना भाजपा ने उनको हटाया है। तो राज्यसभा जैसे महत्वपूर्ण सदन में जदयू का सिटिंग एमपी आज उपसभापति है, तो आप टेक्निकली या अदरवाइज ये तो यही कहेंगे कि आप एनडीए में वहां शामिल हैं। और उनका जो व्यवहार रहा है उसके बाद आप देख लीजिए, लोगों ने हल्ला मचाया
कि नीतीश कुमार जी देश के स्तर पर कोई महागठबंधन बना रहे हैं, उस समय भी मैंने पहले दिन ही कहा था कि भैया ये बिहार के बाहर इसमें कुछ नहीं होने वाला है। आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार महागठबंधन बनाने के बाद एक दिन कोई प्रयास उन्होंने नहीं किया। अभी गुजरात में चुनाव हो गए, हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो गए, नीतीश कुमार की उसमें क्या भूमिका है? कहीं गए थे? कोई प्रयास किया इन्होंने? आज भाजपा के विरोध में कांग्रेस वाले पदयात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, और उसमें कई राज्यों में हम लोग देखते सुनते पढ़ते हैं कि विपक्षी दलों के नेता शिरकत करते हैं। नीतीश कुमार उसमें गए थे इस बार भी। तो ये सिर्फ यहाँ के बिहार के नजरिए से बनाई हुई व्यवस्था है जो नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी पर बने रहने में मदद कर रही है। नीतीश कुमार की बस अब जीवन में एक ही प्राथमिकता बच गई है कि किसी तरीके से मुख्यमंत्री बने रहे, वो चाहे भाजपा के साथ रह के बने या लालटेन के साथ रह के बने, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। काम हो न हो, कौन सी राजनीतिक गठबंधन बनेगा नहीं बनेगा, क्या विचार है, क्या व्यवहार है, उनको एक चीज से मतलब है कि हम मुख्यमंत्री बने रहे, बाकी जिसका जो होता है वो हो। सर एक चीज पूछा करते हैं, ये जिन पार्टियों के खिलाफ आप बोल रहे हैं, जैसे भाजपा हो चाहे नीतीश जी हो, उन पार्टियों का आप पहले रणनीतिकार भी रहे हैं, उनको कैसे जीत दिलाना है उसकी सोच भी आपने डेवलप किया है। आज इन्हीं के खिलाफ मतलब जो भी स्टेटमेंट है आपका ही स्टेटमेंट है कि मैं कहीं कोई पार्टी नहीं बनाऊंगा, जो जीतेगा उससे बेटर काम लूंगा। तो आखिर वो कौन सा पार्टी है जिसके लिए आप पुनः फिर से पद यात्रा कर रहे हैं या रणनीति बना रहे हैं, नई सोच बना रहे हैं, उसके ऊपर मुझे फोकस चाहिए। पहले तो आपका जो सवाल है, आप पहले वकील थे और आप राजनीति में आ गए, तो आप कह रहे हैं कि जब वकील थे तो जितने लोगों का केस लड़ा था, आप सब आपने सवाल पूछा, मुझे जवाब देने दीजिए कि जितने लोगों का आपने केस लड़ा उस सब के आप साथी हो गए। मैंने उस काम को 10 बरस किया है और कोई छुपा के नहीं किया है, डंके की चोट पर किया है, देश में सबसे बेहतर किया है, ये तो आप जान रहे हैं। 10 बरस वो काम किया और 2 मई 2021 को, आज नहीं 2 मई 2021 को जिस दिन बंगाल और तमिलनाडु का परिणाम आया, उस दिन देश में सारे नेशनल मीडिया के सामने मैंने ये घोषणा की कि अब ये काम आगे नहीं करेंगे। उसके बाद 1 साल तक कोई काम नहीं किया है। बिहार में हम आए हैं 2 मई 2022 को, तो 2021 और 22 में 1 साल का फर्क है। उसके बाद आकर हमने कहा है कि हम बिहार में आकर एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं और वो प्रयास समाज के माध्यम से होगा, जो कि मैं काम कर रहा हूं, आप देख रहे हैं। अब आपका अगर ये सवाल है कि भाई आपने पहले नीतीश कुमार की मदद की है और आप बिहार में उनकी आज शिकायत कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूं कि 2014-15 में जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी और आज जो नीतीश कुमार हैं, इनमें जमीन आसमान का फर्क है, राजनेता के तौर पर, प्रशासक के तौर पर और मानवता के तौर आधार पर। जिस नीतीश कुमार की 14-15 में मैंने मदद की थी, उसकी छवि बिहार में प्रशासक के तौर पर यह थी कि 2005 से 2014-15 के बीच में बिहार सुधरता हुआ दिखा था, काम होता दिखा था। उस नीतीश कुमार ने 7 निश्चय पर कमिटमेंट किया था कि ये 7 निश्चय के ये 7 कार्यक्रम हम लोग आगे करेंगे। आज नीतीश कुमार की प्रशासक के तौर पर क्या छवि है वो आपको हमसे बेहतर पता है। जिस नीतीश कुमार की 14-15 में हमने मदद की थी, वो राजनेता के तौर पर वो व्यक्ति था जो लोकसभा के चुनाव में उनकी पार्टी के हारने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने, उनकी पार्टी ने, वो नहीं हारे थे, उनकी पार्टी लोकसभा में हारी थी, लेकिन राजनीतिक मोरालिटी एक चीज होती है जिसकी वजह से उन्होंने पद से इस्तीफा देकर मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया था। आज वही नीतीश कुमार 2020 में चुनाव हार गए हैं। भाई अगर आप 243 में 42 एमएलए जीते तो चुनाव हार गए हैं, लेकिन राजनीतिक मोरालिटी को ताखे पर रख के कभी भाजपा के साथ, कभी आरजेडी के साथ मिलकर किसी न किसी तरह से मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। मैं जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी, ये वो नीतीश कुमार है जो लाल बहादुर शास्त्री के बाद पहले रेल मंत्री थे जिन्होंने रेल दुर्घटना होने पर इस्तीफा दे दिया था। गैसल असम में एक रेल दुर्घटना हुई थी जिसमें 290 लोगों की मृत्यु हो गई थी। नीतीश कुमार जी तब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उसके कैबिनेट में रेल मंत्री थे। जब दुर्घटना के बाद वाजपेयी जी ने इस्तीफा स्वीकार करने से मना कर दिया, तो नीतीश जी का कहना था कि भाई 290 लोगों की मृत्यु हुई है, मैं कैसे पद पे रह सकता हूं। आज वही नीतीश कुमार है। कोरोना के दौरान हजारों लोगों की मृत्यु हो गई, लाखों बिहार के बच्चे
पूरे भारत में हंसी का पात्र बने, पैदल चले, इतने संकटों से घर वापस आए, और ये व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलकर या इनकी सरकार ने उन बच्चों की मदद करने की कोई कोशिश तक नहीं की। आज ये वही नीतीश कुमार हैं, जब 70 गरीब लोगों का परिवार उजड़ गया, उनकी मृत्यु हो गई छपरा में, तो पॉकेट में हाथ डालकर हंस के कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। तो आपको फर्क नहीं दिख रहा है नीतीश कुमार के 15 के नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में? और लोकतंत्र के मूल में क्या बात बताई गई है? आप किसी भी व्यक्ति, विचारधारा या उनके कार्यक्रमों के आधार पर 5 वर्ष के लिए अपना विश्वास उस व्यक्ति या उस पार्टी में देते हैं, उनको यह अवसर देते हैं कि वो काम करके दिखाएं। और अगर वो 5 साल में काम नहीं करता है, आपके विश्वास पर खरा नहीं उतरता है, तो आपकी नागरिक होने के नाते ये जिम्मेवारी है कि जितने मजबूती से आपने उनकी मदद की है, उतनी ही मजबूती से आप उनका विरोध करें। अगर आप ये नहीं कीजिएगा, तब तो लोकतंत्र को आपने राजतंत्र बना दिया कि एक बार आपने वोट किसी को दे दिया तो वो सही करे चाहे गलत, जीवन भर उन्हीं का मदद करते रहे। तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे सर, आखिर आप एक तरफ करें कि मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा? किसने बोला है कि नहीं? आप बात सुने हैं? आप पहले बात आप सुन या तो सुन नहीं रहे हैं, समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। पार्टी बनाने का तरीका यह है कि मैं पार्टी बना लूं, मैं उसके बिल्कुल विरोध में हूं। मैं पार्टी बना लूंगा, उससे क्या होगा? बिहार में जो पार्टी बनाता है वही उसका नेता बन जाता है। आप यही जानते हैं, इसीलिए यही सवाल करते हैं, इसलिए आपके दिमाग में यही घुसता है। समाज को अगर बिहार में एक पार्टी की जरूरत है, तो जरूर समाज में ऐसे लोग भी होंगे जिनको ये जरूरत समझ में आनी चाहिए, तो सब मिलकर बनाएगा पार्टी। और अगर सब लोग मिलकर बनाएगा तो वो तय करेगा कि इस पार्टी को कैसे बनाया जाए, इसका नेता कौन हो, इसको चलाया कैसे जाए, इसका संविधान क्या हो, इसकी प्राथमिकता क्या हो। ये बात आपको समझ में आएगी नहीं, क्योंकि बिहार में 30, 40, 50 सालों में लोगों ने यही देखा है कि कोई एक व्यक्ति आता है, वो दल बनाता है, ये कह देता है कि मैं दल का नेता हो गया, मेरे बाद मेरा बेटा होगा, और बाकी सारी जनता जो है इसका कार्यकर्ता बन के काम करे। आप वो व्यवस्था भूल गए हैं जो आजादी से पहले इस देश में थी। जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, वो किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया था, उसका नेता कोई एक व्यक्ति नहीं था, वो किसी एक परिवार, किसी एक जाति की पार्टी नहीं थी, वो देश के उन सारे लोगों की पार्टी थी जो उसको मिलकर बनाया, लोगों ने बनाया था, और मिलकर ही हर साल चलाते थे। पूरे देश से लोग हर साल जुटते थे, वो तय करते थे कि इस साल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, वो तय करते थे कि अगले 1 साल तक देश में किस आधार पर कार्यक्रम चलाए जाएंगे। तो अगर वो ये व्यवस्था 75 साल पहले लागू थी, तो आज क्यों नहीं लागू हो सकती है? उसी व्यवस्था से देश को आजादी मिली, उसी व्यवस्था से मैं ऐसा समझता हूं कि बिहार को गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से आजादी मिलेगी। किसी एक व्यक्ति के दल बना लेने से, किसी एक व्यक्ति के नेता हो जाने से ये व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूं कि आपको सर नेक्स्ट सवाल सर, बिहार में जो शिक्षकों पे केस हुआ है, क्या इसमें डीओ नहीं है दोषी? इसमें बिहार सरकार इसमें दोषी नहीं है? भैया, केस जो हुआ है, मैंने आपको शुरू में बता दिया कि नीतीश कुमार के जो स्वयं से पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इनके शासन काल में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना, जिसमें सारे विद्यालय निष्क्रमित हैं और करीब सारे शिक्षक नियोजित हैं। जब पूरी शिक्षा व्यवस्था ही ध्वस्त हो गई, तो शिक्षकों की स्थिति या विद्यालयों की बिल्डिंग की स्थिति तो खराब होगी। मुझे शिक्षक रोज मिलते हैं, मैं उनको रोज कहता हूं कि भाई, आप वेतनमान की या सर्विस कंडीशन की बात कर रहे हैं, जो जायज भी हो सकती है, लेकिन अगर पूरा जहाज ही डूब रहा है तो उसमें केबिन कैसे बच जाएगा? अगर पूरी शिक्षा व्यवस्था ही ध्वस्त हो गई तो उसमें शिक्षकों की स्थिति कैसे सुधर सकती है? तो चाहे वो पहले सुशील कुमार मोदी ने 2015 में आपको बोला हो, या 2020 में तेजस्वी ने आपको बेवकूफ बनाया, जिसने भी कहा कि मैं शिक्षकों की सर्विस कंडीशन को सुधार दूंगा, उन्होंने सीधा झूठ बोला, बिना समझे हुए बोला। नहीं सर, क्योंकि मेरे पूरे उत्तर दे लेते थे, फिर आप फिर से पूछ लीजिएगा। क्योंकि जब पूरी शिक्षा व्यवस्था ही ध्वस्त है, तो उसमें शिक्षकों की वेतनमान, उनके सर्विस कंडीशन, उनका इज्जत या उन पर केस होना जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये तो स्वाभाविक तौर पर होगा। जब पूरी शिक्षा व्यवस्था ही ध्वस्त हो गई है, तो उसमें जो फर्जी टीचर है उस पर केस होगा, कभी वो सही टीचरों को हटा दिया जाएगा, कोई उसमें सही आदमी आएगा नहीं, और जो सही आदमी है भी वो पढ़ा नहीं रहा है, समाज उसको मान नहीं रहा है। इस तरह की सारी जो अव्यवस्था है वो इसलिए नहीं है कि कोई डीओ ने गलती कर दी या कोई शिक्षक गलत है या सही है, ये इसलिए है कि पूरा जहाज ही, शिक्षा का जहाज ही बिहार में डुबा दिया गया है। सर, बिहार में जो शराब बंद है उस पर क्या करना है? इस बात की क्या प्रतिक्रिया है? भैया, जातीय जनगणना पर 100 दफे प्रतिक्रिया दे चुका हूं। कोई भी ऐसी बात जिससे
सरकार के पास समाज के बारे में बेहतर जानकारी आए, उसका स्वागत होना चाहिए। इस नजरिए से जातीय जनगणना के बिल्कुल पक्ष में है, लेकिन जो लोग पक्ष में हैं, जिसके मैं भी हूं, हम लोग का ये सवाल जरूर है कि जातीय जनगणना का वैधानिक आधार क्या है, क्योंकि राज्य सरकार को जनगणना जो है ये केंद्र का विषय है। तो राज्य सरकार जो कर रही है उसको ये क्लेरिफाई करना चाहिए कि इसका कोई वैधानिक आधार नहीं है। ये तो एक सर्वे है, ये जातीय जनगणना नहीं है। राज्य सरकार जनगणना करा ही नहीं सकती है। तो अगर वो सर्वे करा रहे हैं और उससे जो भी जानकारी आती है, उस जानकारी के मुताबिक अगर समाज के किसी वर्ग का कुछ फायदा हो सकता है